तो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा कि मेथडोलॉजीज इन इकोनोमेट्रिक्स में मतलब फॉरकास्टिंग और प्रिडिक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंसेस को समझा हमने। लास्ट स्टेप ऑफ द मेथडोलॉजी इन इकोनोमेट्रिक्स इज द पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो जैसे हमने क्या किया, इकोनॉमिक थ्योरी लिखी, स्टेटमेंट दिया या हाइपोथेसिस दिया, उसको मैथमेटिकल मॉडल में बदला, फिर उसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में बदला, डेटा लिया, डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन किया। अब जब प्रिडिक्शन या फॉरकास्ट कर लिया तो जो है अब बात होती है कि जो है ठीक है, हमने सारा डेटा ले लिया, सब कुछ कर लिया है, तो अब हमारा काम सिर्फ बचा रह जाता है पॉलिसी फॉर्मेशन करने का, मतलब कि पॉलिसी बनाने का कि हाँ, अगर हमारे पास ये डेटा है कि 5 साल से जो है हमारी कंपनी इज गोइंग इन अ वेरी गुड कंडीशन, रनिंग वेरी स्मूथली, तो जो है आगे चल के उसको कुछ दिक्कत ना हो, तो उस हिसाब से जो है हम लोग फिर पॉलिसी फॉर्म करेंगे। तो वो पॉलिसी फॉर्मेशन ये हो गया लास्ट स्टेप ऑफ द मेथडोलॉजी एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बात होती है टारगेट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल की। तो टारगेट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है फ्रेंड्स जिसको हम लोग अटेन करना चाहते हैं या जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। सपोज जैसे अगर कॉमन एग्जांपल ले लो, तो जैसे हम लोग पैडी लगाए या वीट लगाए, मेज लगाए, कुछ भी ग्रो किए या कोई बिजनेस सेटअप कर दिए, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस हो गया, आपको टेक्सटाइल का बिजनेस हो गया, किसी भी चीज का बिजनेस हो गया, उसका सेटअप कर लिए। अब सेटअप करने के बाद जो है मेरे को उसको कैसे ग्रो करना है, तो उसके लिए जो मेरे को डेटा सेट चाहिए, इट इज अ फीचर ऑफ अ डेटा सेट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली इज योर टारगेट वेरिएबल। जैसे सपोज मैंने कोई दुकान खोला, ठीक है, मेरा अल्टीमेट टारगेट वेरिएबल कौन होगा? हमारा कंज्यूमर। मैं चाहूंगा कि जो है अपने कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अपने शॉप की प्रोडक्ट्स को सेल करूं, यही होगा। तो दिस इज अ टारगेट वेरिएबल जिसको हम लोग अपने इस इक्वेशन में जो ये जो हमारा y जो वेरिएबल है, यही आपका एक टारगेट वेरिएबल होता है। और इस टारगेट वेरिएबल को जो भी फैक्टर्स या जो भी वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये y इक्वल्स टू यील्ड है, किसी भी क्रॉप का, पैडी है, वीट है, मेज है, कुछ भी है, तो उसके यील्ड के लिए उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड, उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई, डीएपी, यूरिया, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको। तो वो सारे फैक्टर आपके ये एक्स से डिनोटेट किए जाते हैं। ठीक है, एक्स जो आपका वेरिएबल होगा वो एक कंट्रोल वेरिएबल होगा जो कि इसके फैक्टर को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा इट इज अ वेरिएबल दैट एक्ट्स एज अ कंट्रोल फैक्टर ऑफ वाई वेरिएबल, दैट इज योर एक्स वेरिएबल, और उसी को कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। तो अभी तक हम जो है सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे इकोनोमेट्रिक्स का, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन पर ही, इकोनोमेट्रिक्स के सब ब्रांचेस पर है जिसमें इकोन स्टैट, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल स्टैट्स और एक और जो ब्रांच आता है वो पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, मेथडोलॉजीज पर ही इकोनोमेट्रिक्स के अंदर जो एसेंशियल है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपको ग्राफ से समझाया, पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्लोप क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेग्रेशन। रेग्रेशन जो टर्म है हमारा वो फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। कहाँ दिया था? गैल्टन लॉ ऑफ यूनिवर्स रेग्रेशन में। और ये जो फ्रांसिस गैल्टन का जो ये जो टर्म दिया हुआ है, ये वाला रेग्रेशन, इसको कंफर्म किया था इन्हीं के दोस्त कार्ल पियर्सन ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि आप सभी को मालूम है कि जितने भी हमारे
पास्ट में फ्यूचर जितनी भी डिस्कवरीज हुई है, ग्रेट डिस्कवरी, चाहे वो आपको टेलीफोन का हो, बल्ब का हो, किसी भी चीज़ का हो, अपने एग्रीकल्चर में ले लो, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ब्रीडिंग में दिया ना, लेकिन उस समय उनकी लॉ को किसी ने अप्रूव नहीं किया, तो बाद में जाके उनके स्टूडेंट्स ने ही उनके लॉ को कंफर्म कराया था। ठीक उसी प्रकार जो है, जब फ्रांसिस गैल्टन ने रेग्रेशन को समझाने की कोशिश की थी हमारे इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट्स में, तो जो है इनके उस अटेम्प्ट को फेलियर करके साइड ट्रैक पे डाल दिया गया था। फिर बाद में इन्हीं के दोस्त कार्ल पियर्सन ने एक ह्यूज सर्वे करके उनकी थ्योरी को सही साबित किया। उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा किए और उसमें क्या किया कि उस सैंपल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा वो था जिन वैसे बच्चों के माँ बाप थे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, और दूसरे में क्या था कि वैसे बच्चों के माँ बाप थे जिनकी हाइट जो है ऑन एन एवरेज थी। तो उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट क्या देखा उन्होंने, कार्ल पियर्सन ने, कि जो है जो भी लंबे माँ बाप के बच्चे हैं ना, उनकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज मीन हाइट जो है उनके बच्चों की, वो उनके माँ बाप से कम है। और ठीक इसका अपोजिट देखा कि जो एवरेज माँ बाप की हाइट है, जैसे सपोज 5 फीट या 5.5 फीट के हाइट के जो भी माँ बाप हैं, उनके बच्चों की हाइट उनसे ज़्यादा है। तो ये जो है इन्होंने नोटिस किया और फ्रांसिस गैल्टन के लॉ ऑफ रेग्रेशन को कंफर्म कराया, और इस तरह के जो इंसिडेंट थे उनको गैल्टन ने टर्म दिया था रेग्रेशन ऑफ मेडियोसिटी। ठीक है, अब रेग्रेशन क्या होता है ये समझते हैं आज। ठीक है, रेग्रेशन जो है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में और अदर डिसिप्लिन्स में आपके काम आता है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब रेग्रेशन जो है आपका एक तरह से रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे अब सपोज कि अगर हमें साबित करना हो कि जो है हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो कैसे साबित करेंगे? सिंपल सी बात है, लोग तो फेक डॉक्यूमेंट बना लेंगे ना कि जो है हाँ ये मेरे फादर हैं या ये मेरा बच्चा है। कैसे साबित करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल जाते हैं, मेडिकल का सहारा लेते हैं, उसमें डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए में जो है रिपोर्ट आती है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं या ये मेरा बच्चा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार रेग्रेशन क्या करता है कि जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है, उस बॉन्डिंग को शो करता है ये रेग्रेशन। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप सपोर्टिंग अस, गिव अस like, comment, share, subscribe, turn on the notification bell so you will be updated about the video. Thank you very much.